नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे दशक की जो विवादों, बड़े बड़े बदलावों और सत्ता के जबरदस्त संघर्ष से भरा हुआ था। 1976 से 1984 के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने हमारे देश के कानूनी ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दशक भारतीय संविधान का सबसे कंट्रोवर्शियल दौर था? और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब हमारे लोकतंत्र की बुनियाद तक को चुनौती दी जा रही थी और सत्ता का पूरा बैलेंस कह सकते हैं हिल गया था। इस पूरे दशक की कहानी को एक पेंडुलम की तरह समझिए। एक तरफ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो सारी शक्ति को खींचकर सेंटर में ले आता है। फिर पेंडुलम दूसरी तरफ जाता है। 1977-78 में 43rd और 44th अमेंडमेंट्स आते हैं जो इस शक्ति को वापस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद 1980 से 84 तक का जो वक्त था उसमें फोकस शिफ्ट हो जाता है सोशल जस्टिस और नेशनल सिक्योरिटी जैसे जरूरी मुद्दों पर। तो चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जिसने सचमुच पूरे देश में हलचल मचा दी थी। मतलब एक ऐसा अमेंडमेंट जिसने संविधान को इतना ज्यादा बदल दिया कि उसे एक निकनेम ही मिल गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल, 42वां संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर एक अकेले अमेंडमेंट को इतना बड़ा नाम मिला क्यों? इसमें ऐसा क्या था जिसने संविधान की रूह को ही बदलने की कोशिश कर डाली? देखिए, इसके जो बदलाव थे ना, वो किसी भूकंप से कम नहीं थे। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द जोड़ दिए गए, नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गईं। लेकिन सबसे बड़ा खेल तो ये था कि सरकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नागरिकों के फंडामेंटल राइट से भी ऊपर रख दिया गया। और तो और अदालतों की जुडिशियल रिव्यू की पावर भी कम कर दी गई। मतलब साफ साफ सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुका दिया गया था। और बस इसीलिए इसे आज तक संविधान का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद संशोधन कहा जाता है। ये टैग ही बताता है कि इसका असर कितना गहरा था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जब इस सेंट्रलाइजेशन को चैलेंज किया गया और डेमोक्रेसी को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हुईं। बैलेंस बनाने की तरफ पहला कदम था 43rd अमेंडमेंट। इसने सीधा हमला किया 42nd अमेंडमेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सों में से एक पर। जहां 42nd ने जुडिशरी के पर कतर दिए थे, वहीं 43rd अमेंडमेंट ने उसकी आज़ादी को फिर से बहाल कर दिया। और फिर इसके ठीक बाद आया 44वां संशोधन। ये अमेंडमेंट कह सकते हैं सीधे सीधे इमरजेंसी के कड़वे अनुभवों की पैदाइश था। इसका मकसद सिर्फ एक था, नागरिकों की आज़ादी के लिए एक ऐसी ढाल तैयार करना जिससे कोई भी सरकार आसानी से तोड़ ना पाए। तो इसने कई बड़े काम किए। पहला, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी लगाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल कर दिया गया। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का किया गया कि इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब देखिए, सत्ता के इस बड़े उठापटक के बीच संविधान में कुछ और भी जरूरी बदलाव हो रहे थे। ऐसे बदलाव जिनका सीधा ताल्लुक आम लोगों की जिंदगी और देश की सुरक्षा से था। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। 1980 का दशक जब शुरू हुआ तो फोकस थोड़ा बदला। अब संविधान में सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। जैसे 45वां अमेंडमेंट जिसने SC/ST के लिए रिजर्वेशन को जारी रखा, या फिर 49वां जिसने त्रिपुरा में आदिवासी समुदायों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी। इसी बीच 46th अमेंडमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर था और 50वां आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े नियमों। तो इस दौर में देश की प्राथमिकताएं क्या थीं, वो बिल्कुल साफ नजर आता है। लगभग 45% फोकस था सोशल जस्टिस पर, इसके बाद 35% नेशनल सिक्योरिटी पर और बाकी का 20% इकोनॉमिक गवर्नेंस पर। मतलब एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। और नेशनल सिक्योरिटी की इन्हीं चिंताओं के बीच आता है 48th अमेंडमेंट। इसने उस वक्त के अशांत पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन का समय बढ़ा दिया था। अब ये राष्ट्रपति शासन होता क्या है? ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट का कंट्रोल सीधे अपने हाथ में ले लेती है, तब जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाता है। तो इन सारे अमेंडमेंट्स के बाद इस पूरे दशक को हम याद कैसे रखें? इन 11 बड़े बदलावों की लेगेसी क्या है? मतलब हमें इनसे मिला क्या? अगर सार देखें तो इस एक दशक ने 4 बड़े एरियाज को पूरी तरह से एक नया आकार दिया। इसने नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा बदली,
इसने सिटीजन राइट्स की हदें फिर से तय की, सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ाया और सेंटर स्टेट के बीच जो नाजुक सा बैलेंस होता है उस पर बहुत गहरा असर डाला। और आखिर में इस पूरे उथल-पुथल से भरे दशक ने एक चीज तो साफ कर दी, ये कि भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें बड़े बदलाव करने की गुंजाइश भी है और साथ ही अपनी गलतियों को सुधारने और बिगड़े हुए बैलेंस को फिर से ठीक करने की एक गजब की अंदरूनी ताकत भी है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे लाके छोड़ देता है। किसी भी संविधान को बदलने की जो पावर होती है, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? क्या इसे वक्त के साथ पूरा का पूरा बदला जा सकता है, या फिर इसकी कोई बेसिक आत्मा है जिसे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए? ये वो बहस है जो इस दशक में जोर शोर से शुरू हुई थी और सच कहूं तो आज भी जारी है। सोचने वाली बात है।